बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आप लोगों के? स्टडी आप लोगों की ठीक जा रही है? तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तैयार करें आप लोग, साथ साथ इसको तैयार करते जाएं। अगर टाइम मिला है तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। बायोलॉजी का चैप्टर 4 है और हमारा टॉपिक है आज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसने कंसर्न है ये जितना भी सेल की एक्टिविटीज़ होती है और सेल की लाइफ है यही कंट्रोल करता है। डिस्कवरी अगर हम देखें तो डिस्कवरी की तरफ आते हैं। न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। जैसा आप लोग पहले चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ रॉबर्ट ब्राउन से। तो इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउन जो है वो डिस्कवर किया न्यूक्लियस को 1831 के अंदर। इसकी जो न्यूक्लियस है बड़ा वाज़ेह होता है, क्योंकि ये सेल में सेंटर में मौजूद होता है और वहाँ पर ये डार्कर जो है वो अपीयर्स होती है बाकियों की निस्बत। साइटोप्लाज्म ज़रा लाइट होता है और सेंटर में ये डार्क प्लेस या डार्क पॉइंट नज़र आता है, जिसकी वजह से ये सब के अंदर बड़ा वाज़ेह स्ट्रक्चर नज़र आता है। फंक्शन में इसका रोल वही है जो हमारे दिल का हमारे बॉडी में मौजूद होता है। तो ये सेंट्रल रोल इसका है कि एक्टिविटीज़ जितना भी सेल की एक्टिविटीज़ ने, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस एंड आल्सो लाइफ ऑफ सेल इज़ डिटरमिन्ड बाय द न्यूक्लियस। लाइफ का तयन भी यही करता है सेल ने कितना ज़िंदा रहना है, कितना डिवाइड होना है, कितना डिवाइड नहीं होना है, कब ये मरना है, कैसे मरना है। तो ये सारे काम किस में चेंज होना है, ये जितना भी एक्टिविटीज़ है, सेल की लाइफ है, ये फंक्शन इसका यही कंट्रोल करता है। दिल कंट्रोल का सॉरी ये कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। लोकेशन कहाँ कहाँ मौजूद होता है? इट जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल स्पेस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होगा और प्लांट सेल के अंदर ये ज़रा पुश्ड हो जाता है, धकेल दिया जाता है एक साइड पे, क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा था एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। वहाँ पर प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस एक साइड पे पेरिफेरी मौजूद होता है, कहीं साइड पे पड़ा होता है। शेप इसकी ज़्यादातर तो इरेगुलर होती है, स्फेरिकल होती है या फिर कोई और शक्ल क्या हो सकता है? बेज़वी हो सकता है, ओवल हो सकता है, ये शक्ल है इसकी। नंबर, तादाद कितना है इसकी न्यूक्लियस की? न्यूक्लियस की तादाद मुख्तलिफ़ सेल्स में मुख्तलिफ होती है। ज़्यादातर सेल के अंदर तो ये एक होता है, ज़्यादातर सेल में ये एक होता है। जिनमें ये एक न्यूक्लियस होता है वो सेल कहलाते हैं मोनोन्यूक्लिएट। बाज़ सेल के अंदर ये दो होता है, वो कहलाते हैं बाई न्यूक्लिएट। बाज़ में ये दो से ज़्यादा होता है तो हम उनको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। इस तरीके से ये मोनोन्यूक्लिएट भी है, ये बाई न्यूक्लिएट भी है, ये मल्टी न्यूक्लिएट भी है। स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। स्ट्रक्चर देखें तो इसकी दो स्टेजेस हैं, या सेल डिवाइड हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता। जब रेस्ट में आता है तो उसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जब वो डिवाइड हो रहा होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जब डिवाइड नहीं हो रहा होता, ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हमें आराम से देख सकते हैं। या तो हमें उसके नज़र आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो उसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद होता है, हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो दूसरा उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो नज़र आते हैं हमें क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है?
भाई होते तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं, लेकिन वो डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं। उनके जो उनके क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, जो धागे होते हैं वो ओपन होते हैं, वो पूरे का पूरा जाल, बारीक सा जाल, क्योंकि क्रोमोसोम तो बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा डीएनए से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा डीएनए, और वो एक लंबा स्ट्रक्चर जो है, बहुत ही बारीक नेटवर्क होता है धागों का, जो हमें उस न्यूक्लियस के अंदर नज़र आता है। और उस वक्त सेल अपनी बहुत सारी प्रोटीन बना रहा होता है और डीएनए अपने आप को शो कर रहा होता है, अपने जो काम है वो शो कर रहा होता है क्रोमेटिन की शक्ल में। और जब ये सेल डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो फिर उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस आ जाती हैं कि माइटोसिस हो रही है। तो उन मुख्तलिफ़ स्टेजेस के अंदर जो इनमें मेन फ़र्क नज़र आता है वो ये आता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल था, जिसको हमने क्रोमेटिन मैटर कहा हुआ है या मटेरियल कहा हुआ है, वो कंडेंस हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है और वो एक क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अलग-अलग क्रोमोसोम शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को उसके दरमियान में एक सेंटर होता है जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, और बाकी दोनों साइडों पे उसके आर्म मौजूद होते हैं जो क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो वो कंडेंस होके बड़ा वाज़े थिक स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है, और उस सेंट्रोमेयर और जो क्रोमेटिड का मेन स्ट्रक्चर है हम उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि इन क्रोमोसोम ने आगे माइटोसिस में फिर डिवाइड होना होता है। आधे एक सेल में जाते हैं, आधे दूसरे सेल में जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है डिवाइडिंग स्टेज में ये क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और क्रोमोसोम जो हैं ये हमारे हेरिडिटरी मटेरियल हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं वालदैन से बच्चों के अंदर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं उससे पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में अंदर ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल क्रोमोसोम्स की शक्ल में आगे मूव करते हैं, पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं। फिर केमिकल कंपोजिशन में जो केमिकली है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, कोएंजाइम। तो केमिकल कंपोजिशन इसकी यही है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, अच्छा अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जो हम अलग-अलग इसको डिस्कस करेंगे। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करती है, न्यूक्लियस को बनाती है, ये डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा है न्यूक्लियोलाई, जिसके अंदर और स्फेरिकल बॉडीज़ मौजूद होती हैं जो न्यूक्लियोलाई कहलाती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। और फिर अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और इनकी काफ़ी मिकदार होती है, क्योंकि हर स्पीशीज़ के अंदर, हर स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होते हैं, और हर स्पीशीज़ के न्यूक्लियस के अंदर इनकी तादाद जो है वो फ़िक्स होती है, और वो होती भी दूसरी स्पीशीज़ से मुख्तलिफ है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के उसके जो न्यूक्लियस है इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप लोगों को इसमें नज़र आता है सेंटर में एक स्फेरिकल सी बॉडी नज़र आ रही है। फिर उस बॉडी के ऊपर भी एक कवरिंग है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा इसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड है। तीसरा इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, या अगर ये प्लूरल हो जाएंगे तो न्यूक्लियोला ही हो जाएंगे। और चौथा इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्रोमोसोम्स, ये इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड चौथा है हमारे पास क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अब हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको सराउंड करती है, जो बाहर से सराउंड करती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहलाती है। न्यूक्लियस is surrounded by a nuclear membrane which separate nuclear matter from cytoplasm। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली साइड पे तो फेस कर रही होती है साइटोप्लाज्म को, और अंदर वाली साइड पे ये फेस कर रही होती है न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मेम्ब्रेन है जो दोनों चीज़ों को सेपरेट करती है, किसको, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो ये मौजूद है दरमियान में। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डबल मेम्ब्रेन है, याद रखें कि ये डबल मेम्ब्रेन है। एक साइटोप्लाज्म की तरफ है बाहर वाला हिस्सा, और एक अंदर वाली साइड पे है जो न्यूक्लियोप्लाज्म वाला हिस्सा जो है ये मौजूद होता है। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ न्यूक्लियर एनवेलप कहलाती है। आउटर लेयर
कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जो बाहर वाला हिस्सा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो एक साइड पे तो जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ और दूसरी साइड पे वो जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो एक साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड पे जुड़ा होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी साइड पे ये जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब इसको चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो लिंक्ड होता है, ताकि जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके सेल की शक्ल को मेंटेन करना होता है और सेल के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, एक बाहर वाला हो गया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा जो वो जुड़ा होता है जो कंटेंट को, अंदर वाले जो कंटेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, जो क्रोमोसोम को और जो न्यूक्लियोल है उसको सराउंड करता है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पे ये दरमियान में एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस हैं, मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन, और ये दोनों दरमियान में एक छोटा सा पोर बना देती हैं जिसको न्यूक्लियो पोर कहता है, न्यूक्लियर पोर कहलाता है। तो ये न्यूक्लियर पोर जो हैं ये तमाम सेल्स के अंदर, तमाम न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इसी के ज़रिए से, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं, मसलन मैसेंजर आरएनए बनता है या कोई दूसरे आरएनए जो हैं वो सारे इसके अंदर बनते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो सारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर साइटोप्लाज्म में जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में जाकर फिर कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो वहाँ पर होती है। तो जो चीज़ें बाहर से न्यूक्लियस के अंदर आती हैं, कोई इसमें मटेरियल आते हैं, कोई न्यूक्लियोटाइड आते हैं, जो बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, कोई एंजाइम जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है साइटोप्लाज्म और जो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है इनके दरमियान में, वो इन्हीं पोर के ज़रिए से जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं और बाहर भी जा रही होती हैं। अच्छा, ये पोर, ये वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा नहीं कि दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई और इन्होंने न्यूक्लियर पोर बना दिया, नहीं नहीं नहीं, इनके दरमियान में फिर अलहदा एक, जिस तरह ये गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो इस तरीके से इनके दरमियान में एक ख़ास किस्म के केमिकल कंपोजिशन के बने हुए गेट्स मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो चीज़ों को कंट्रोल भी करता है कि इस चीज़ को अंदर आने देना है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बाहर जाने देना है, तो इसको कंट्रोल करना है। तो जैसे ये ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, ये जितना भी ट्रांसपोर्ट की ट्रैफिक होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही, न्यूक्लियर पोर इसका कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इसका न्यूक्लियर पोर है ये क्या है, द आउटर एंड इनर लेयर आर कॉन्टिन्यूस, सर्टेन पॉइंट्स, बास पॉइंट्स में ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, रिजल्टिंग फार्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर पोर बना देती हैं। और न्यूक्लियर पोर जो हैं ये चीज़ों को, मटेरियल को, जिस तरह बताया कि एक्सचेंज करने में मदद देते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर जो हैं ये फ़िक्स होते हैं, ये फ़िक्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर जो हैं ये फ़िक्स होते हैं। कहीं किसी सेल के न्यूक्लियस में ये ज़्यादा होते हैं, किसी के न्यूक्लियस में ये थोड़े होते हैं। मसलन अगर कोई सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जैसा कि एग सेल है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि जिसका कोई फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई ख़ास फंक्शन वो नहीं पे कर रहा है, अभी उसने आगे डिवाइड होना होता है या नई चीज़ें बनानी होती है, तो उसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जैसा कि एग है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं जिसने आगे बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर डिवाइड होकर कन्वर्ट होना है, तो वहाँ पर इसकी तादाद ज़्यादा होती है, और वो होती है तकरीबन कोई 30,000 इसके अंदर मौजूद होते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये पोर जितना ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होनी होती है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी प्रोटीन बन रही होती हैं जो बाहर जाती हैं, जो सेल को डिवाइड करने में मदद देती हैं। पहली स्टेजेस जो हैं वो सेल की वो डिवाइड बड़ी तेज़ी से होती हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है। और अगर आप देखें जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसा कि आरबीसी मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब ये बाद में मेच्योर हो जाते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, लेकिन शुरू में जब ये न्यूक्लियस होता है तो इसके अंदर 3 से 4 जो हैं वो आरबीसी मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएटेड सेल्स में कम होते हैं और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं जो ट्रैफिक होती है सब्सटेंस की, सेल के अंदर आनी होती है, सेल के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा कंट्रोल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में इस लेक्चर के अंदर हमने इतना ही पढ़ना है।
यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पढ़ना है। अब बाकी जो इसके हिस्से हैं वो हम अगले नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह ताला हम उसके अंदर इसकी स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। अच्छा, इसमें ये है लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे नोट पूछ लेगा आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में। ये जो पहला जो पोर्शन है इसमें से वो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जो इसमें जनरल दिए हुए हैं, इसकी डिस्कवरी दी हुई है, इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी केमिकल कंपोजिशन है, या वो शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूक्लियोलस पूछ लेता है, या फिर वो एंड में जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में पूछ लेता है। तो ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उसकी मर्ज़ी है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन इतना लंबा दे भी दे तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, फिर हमें इसको जो है वो इन्हीं हेडिंग के साथ लिखना होगा या तैयार करके हमें इसको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो अब मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, आप इसको ज़रा दोबारा चेक कर लें, इसको देख लें, ज़हन नशीन कर लें इसको। न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड या डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। शुरू में पहले ये था जब रॉबर्ट हॉक ने इसको डिस्कवर किया सेल को कि जी सेल एम्प्टी है, इसकी खाली स्पेस है, डब्बा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने इस चीज़ को ख़त्म किया और उसने जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो उसने कहा जी नहीं, इसके सेंटर में एक जो है वो मरकज़ा मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये मौजूद होता है तकरीबन तमाम सेल्स में, लेकिन कुछ सेल में ये मौजूद नहीं भी होता है। और ये सेंटर में डार्क जो है वो प्लेस या डार्क पॉइंट की तरह नज़र आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल की, और उसकी लाइफ जो ऑफ सेल उसको कंट्रोल करता है। ये जनरली जो है प्लांट सेल के अंदर एक साइड पे मौजूद होते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में मौजूद होता है। और प्लांट्स में इस वजह से एक साइड पे होता है कि वहाँ पर एक सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है जो इसको धकेल देता है, साइडों की तरफ धकेल देता है न्यूक्लियस को, इस वजह से ये साइड पे आ जाता है। शेप देखें तो ये इरेगुलर शेप होती है, स्फेरिकल होती है, या वाइट ओवल शेप होती है। नंबर इसकी कहीं ये एक सेल होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है तो मोनो न्यूक्लियट कहलाता है। जैसे हमारे बाकी सेल जो हैं उनमें ये एक ही न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम के अंदर अगर देखें तो वहाँ 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो बाई न्यूक्लियट कहलाता है। और मल्टी सेलुलर ये सिनोसाइटिक सेल कहलाते हैं। ख़ास तौर पर जो है ये फंजाई के अंदर मौजूद होते हैं इनमें, या हमारे जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोजिशन में। इसकी 2 शक्लें हैं, या ये डिवाइड हो रहे होते हैं या नॉन डिवाइड होते हैं। जब ये डिवाइडिंग स्टेज में, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में आते हैं तो इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र आता है और उसके अंदर मैट्रिक्स या फ्लूइड नज़र आता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये धागों की शक्ल में मौजूद होते हैं, वहाँ बिखरे पड़े होते हैं, ओपन होते हैं, लंबे लंबे धागे जो मौजूद होते हैं उनको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और जब ये सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, यही जो धागे हैं क्रोमोसोम्स के, ये जो है वो कॉइल होते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो रिकॉइल होते हैं, और इस तरीके से ये एक लंबा सा कंडेंस होके एक मोटे मोटे जो है वो थिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके अंदर सेंटर में सेंट्रोमेयर मौजूद होते हैं और उसके दोनों साइडों पे क्रोमेटिड मौजूद होते हैं, तो जिनको हम जो है वो क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक वाज़ेह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है तो ये क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम ही हेरिडिटरी मटेरियल है, क्योंकि इन्होंने आगे क्रोमोसोम ने ट्रांसफ़र होना होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ। जितना भी जब माइटोसिस होती है तो आधे क्रोमोसोम एक सेल में जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाते हैं, या जब मियोसिस होती है तो जो ये जो ऑलरेडी डुप्लिकेट हो चुके होते हैं क्रोमेटिड जो हैं वो टूट के फिर आधे क्रोमेटिड उधर और आधे क्रोमेटिड उधर चले जाते हैं, जो कि पूरे क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तो क्रोमोसोम में कांस्टेंट रह जाते हैं। फिर उसके बाद केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकली जो है जो न्यूक्लियस है कंसिस्ट ऑफ DNA होता है, RNA है, प्रोटीन है और एंजाइम है, कोएंजाइम है। न्यूक्लियस के आगे 3 हिस्से 4 हिस्से हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है और क्रोमोसोम्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस होते हैं और उसके बाद क्रोमोसोम्स होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप कहलाती है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है उसको एक दूसरे से अलहदा करती है।
दूसरा इसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होती है, और एक अंदर की तरफ होती है जो कवर कर रही होती है न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होती है वो बाहर से जुड़ी होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, और फिर अंदर वाली साइड पे जुड़ी होती है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये सेल को एक ख़ास शेप देती है, सेल को एक ख़ास जो है वो शक्ल देती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो उसकी ख़ास शेप की जो उसकी डिटर्मिनेशन होती है। जो अंदर वाली साइड है वो जो कंटेंट्स हैं उसको कवर करती है, और उन कंटेंट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है और न्यूक्लियोलस हैं, उसको कवर करेगी। अच्छा, ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में अहम स्ट्रक्चर जो है वो उसका न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर कहीं कहीं पे बाहर से जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस होती हैं, दरमियान में जुड़ी होती हैं। तो मतलब एक बाहर और अंदर छोटा सा एक सुराख बन जाता है जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और उसके अंदर फिर ख़ास किस्म की प्रोटीन मिलके ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर जो वो डेवलप होता है जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें बनती हैं वो साइटोप्लाज्म में जाती हैं, और कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आती हैं। तो इनकी जो दोनों की कंट्रोल है वो न्यूक्लियर पोर के ज़रिए होती है। और ये न्यूक्लियर पोर जो है ये स्पेसिफिक होता है, ये तमाम चीज़ों को आने जाने नहीं देता, बल्कि कुछ चीज़ों को ये आने देता है और कुछ चीज़ों को ये जाने देता है। तो ये ट्रैफिक जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ों के सब्सटेंसेस के ट्रैफिक को ये कंट्रोल करने वाले न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर जो है इनकी मिकदार मुख्तलिफ होती है, कुछ सेल के अंदर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सेल के अंदर इसकी मिकदार कम होती है। जैसे जैसे चीज़ों की बनावट और फंक्शन ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, जिस तरीके से हमारे पास एग है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिनके फंक्शंस का कोई तयन नहीं होता, जिन्होंने बाद में किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप हो जाना होता है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल कहलाते हैं। और जो फाइनली स्टेज में आके अपने फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं जो सेल, वो कहलाते हैं जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। जिस तरह आरबीसी है ये डिफरेंशिएटेड सेल का काम ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस तरीके से प्लेटलेट जो हैं, प्लेटलेट तो खैर एक और सेल से बनते हैं, या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके एक अलहदा फंक्शन होता है। तो ये जब इनके फंक्शन स्पेसिफाई हो जाते हैं और ये अपनी आखिरी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, हम इनको डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। और उससे पहले जब तक वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, जिस तरह के स्टेम सेल होते हैं या जो एग है, इनको हम कहते हैं कि ये भी इनके फंक्शन इन्होंने आगे डिवाइड होना है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो इनमें जो न्यूक्लियर पोर है वो ज़्यादा होता है। एग के अंदर ये 30,000 होते हैं, और आरबीसी के अंदर जो है ये 3 से 4 जो हैं वो मौजूद होते हैं। आरबीसी का मतलब है एरिथ्रोसाइट सेल्स, या जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका दूसरा नाम जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारी मौजूद होते हैं, और इनका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना होती है। तो बेटा ये हमारा पहला हिस्सा था जो हमने पढ़ा है न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस का दूसरा हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है पहले, बाद में फिर उसको मिला के दोनों को आप लोग तैयार कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे डिस्कस कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।